तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर विद्युत अपघटन संबंधी नियम। जी हाँ दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम जो है ना हम पढ़ने वाले हैं। ये फैराडे महोदय ने दिया था विद्युत अपघटन संबंधी नियम। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ये विद्युत अपघटन क्या है, इसके बाद तो हम नियमों पे बात करेंगे। तो मेरे भाई विद्युत अपघटन को सबसे पहले समझिए। मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक पात्र है, हमारे पास ये पात्र है, और मान लेते हैं दोस्तों आगे कि ये जो पात्र है, इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर? दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। ये दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, जिसमें एक आपका काम कर रहा है एनोड का और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका काम कर रहा है कैथोड का। किसका साहब? कैथोड का। एक एनोड का कार्य कर रहा है और दूसरा कैथोड का काम कर रहा है। और ये जो पात्र है, इसमें एक विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, एक विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है जिसका नाम मान लेते हैं क्या है? H2SO4। H2SO4। हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि विद्युत अपघटन क्या है। तो मेरे भाई ये जो आपका H2SO4 जो विद्युत अपघट्ट भरा है, इस H2SO4 विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना, मतलब अपने आयनों में टूटना। तो ये अपने आयनों में कैसे टूटता है? H प्लस में और SO4 2 माइनस, इस टाइप से टूट जाएगा। तो किसी विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना, तो यहाँ पर ये H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट गया। इसके अलावा फिर ये जो आपके जो विद्युत अपघट्ट हैं, इन विद्युत अपघट्टियों का ये जो आपके आयन है, इन आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर जाना, इन आयनों का कहाँ की ओर जाना? इलेक्ट्रोड की ओर जाना। यही क्रिया हमारी कहलाती है विद्युत अपघटन। क्या बोला मैंने? किसी विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना, समझ रहे हो ना? किसी विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना, जैसे ये वाला विद्युत अपघट्ट H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट गया, और टूटने के बाद इन आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो अब विद्युत अपघटन को आई होप आप अच्छे से याद रख पाओगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना और फिर उन आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये तो रही बात विद्युत अपघटन की। ये बात किसकी रही सर? विद्युत अपघटन की। अब आगे बात आती है माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम की। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो माइकल फैराडे हैं, इन माइकल फैराडे महोदय ने सन 1883 में ये जो आपने विद्युत अपघटन सीखा है, इस विद्युत अपघटन से संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियमों का? दो नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें फैराडे के नियम कहते हैं। जिनमें पहला नियम इनका प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो नियम है इनका द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। दो नियम इनके हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो ये तो आप समझ गए कि माइकल फैराडे ने दो नियम दिए। अब बात कर लेते हैं प्रथम नियम की। ये प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम क्या होता है, ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। चलो समझ लो भाई। ये मान लेते हैं एक पात्र है और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड डूबे हैं, एक ये है और एक ये है। एक इसमें विद्युत अपघट्ट डला है NaCl। आपको पता है इसका जब विद्युत अपघटन होगा तो NaCl सबसे पहले Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, और Na प्लस Cl माइनस में टूटकर ये जाएंगे कहाँ पर? इलेक्ट्रोड की ओर। यही क्रिया क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। अब मेरे भाई इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या करेंगे? तो आपको ये भी याद रखना है, ये जो आपके आयन हैं इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रोड पर ही जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर ही जमा हो जाएंगे। जैसे Cl माइनस कहाँ चला गया? इस पर चला गया, तो यहाँ पर ये जमा हो गया। ये यहाँ चला गया तो यहाँ पर ये जमा हो गया। जितने भी आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे वो इलेक्ट्रोड से फिर वापस नहीं आएंगे, वहीं पर जमा हो जाएंगे, वहीं पर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, या फिर हम कहें इलेक्ट्रोड पर ये एकत्रित हो जाएंगे। तो ये नियम कहता है
विद्युत अपघटन की क्रिया में, कौन सी क्रिया में? विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर, कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, अब ये जाएगा तो यहाँ जमा ही हो जाएगा, तो ये पदार्थ होगा, ये पदार्थ ही तो है ना, दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। बिल्कुल मेरे भाई, उसमें प्रवाहित आवेश की कैसी होती है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब, समानुपाती का मतलब जैसे ये जो मात्रा बढ़ेगी तो आवेश भी बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी तो क्या बनेगा? आवेश भी बढ़ेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मान के चलते हैं जो पदार्थ की मात्रा वो है W, पदार्थ की मात्रा क्या है? वो W है, और इसमें जो प्रवाहित आवेश है वो मान लेते हैं हम क्या है? Q है। क्या है? Q है। तो W समानुपाती क्या हो जाएगा? Q। और आपको पता है ये क्या है? आवेश। क्या है ये? आवेश। और आपको पता है सेल जो धारा प्रवाहित करता है या किसी में भी धारा प्रवाहित होती है जो किसके कारण होती है? आवेश के कारण होती है। तो इनका सीधा साधा इस नियम का कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जितना ज़्यादा पदार्थ कहाँ जाएगा मेरे भाई? इलेक्ट्रोड पर जाएगा। किस पर जाएगा? इलेक्ट्रोड पर जाएगा, उतना ही ज़्यादा आवेश होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आवेश। क्योंकि समानुपाती का मतलब क्या है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जाएगा उतना ही ज़्यादा आवेश होगा, और उतना ही ज़्यादा आवेश होगा तो धारा भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आवेश के कारण ही तो क्या आती है? धारा आती है। तो इनका सीधा साधा कहने का मतलब है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जाएगा उतनी ही ज़्यादा धारा होगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में धारा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की कैसी होती है? समानुपाती होती है। आई होप कि आप ये पूरा नियम जो समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कुछ ये आप नियम लिख लेना, और यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। यदि जमा हुई पदार्थ की मात्रा W व प्रवाहित आवेश Q है, तब जमा हुई पदार्थ की मात्रा क्या मान ली हमने? W, और प्रवाहित आवेश हमने क्या मान लिया? Q है। तब क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार क्या बोलता है? मात्रा समानुपाती आवेश, तो W समानुपाती क्या हो जाएगा? W समानुपाती हो जाएगा Q। एनी प्रॉब्लम? आपको पता है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब तब एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जो है आपका Z। क्या होगा आपका? Z। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे Z के बारे में, जहाँ Z एक नियतांक है, Z एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, सर ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? मेरे भाई मैं अगर पढ़ा रहा हूँ एक एक शब्द का मतलब यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा काम ही रहता है कि एक एक शब्द का आपको मतलब बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर Z एक नई चीज़ आई है जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये क्या है उसको समझो। तो पहले तो दोस्तों आप ये बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप जानते हो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T, धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय होता है। तो यहाँ पर आप W रखो, ये आपका Z रख दो, Q की जगह रख दो आप I क्रॉस T। हमें क्या जानना है कि ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक की हमें क्या चाहिए? परिभाषा चाहिए। तो दोस्तों जब हमें परिभाषा चाहिए है तो हम क्या करेंगे? जो I है धारा, I का मान रख देंगे 1 एम्पियर। I का मान कितना रख देंगे? 1 एम्पियर। और जो आपका T है समय, इसका मान रख देंगे हम 1 सेकेंड। क्या रख देंगे? 1 सेकेंड। तो मतलब आपका जो सेल है, विद्युत अपघटन की क्रिया आप जिस सेल में कर रहे हो उस सेल में आपको क्या करना है? 1 एम्पियर की धारा को, कितने एम्पियर की धारा को? 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करना है। जिस सेल में आप देखो विद्युत अपघटन की क्रिया कर रहे हो, जो माइकल फैराडे इनने विद्युत अपघटन की क्रिया की है तो किसी न किसी सेल में की होगी ना, तो किसी न किसी सेल में की है। तो जिस सेल में आपने विद्युत अपघटन की क्रिया की है उस सेल में क्या करोगे आप? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करोगे।
जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रभावित करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दोगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा Z, और इसका मान 1 और इसका मान 1, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा Z। तो यदि हम किसी भी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने दें तो उस सेल में जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा होती है वही आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, कुछ और नहीं, क्या है, पदार्थ की मात्रा ही है। Z क्या है, पदार्थ की मात्रा ही है, लेकिन वो कौन सी पदार्थ की मात्रा है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जमा हुई इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको समझने के बाद हमारा ये नियम भी होता है अब कंप्लीट। आई होप कि आप ये पूरा नियम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे भाई, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को जाना है, एक एक चीज़ को समझा है। ठीक है, चलो तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले नियम पर। तो दोस्तों अब आप डाल लीजिए द्वितीय नियम, हेडिंग डाल लीजिए फैराडे का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम पे हम बात करते हैं। तो द्वितीय नियम के लिए हम समझने के लिए थोड़ा सा हमने बेसिक लिया। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, मैंने 3 सेल लिए, 1 2 और ये 3 सेल ले लिए। इन तीनों सेल में मैं क्या किया दोस्तों, तीनों सेल में मैंने अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्यों को लिया। इसमें H2SO4 लिया, इसमें CuSO4 लिया और इसमें ZnSO4 लिया। इस सेल में ये इलेक्ट्रोड डूबे हैं, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड डूबे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये जो आपका सेल है इसमें क्या कर रहा हूं, 1 एम्पियर की धारा को, 1 एम्पियर की धारा को मैं 1 सेकंड तक प्रवाहित कर रहा हूं। सेम इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कर रहा हूं, और सेम टू सेम वर्क इसमें करूंगा, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयन लिए, ये H2SO4, ये कॉपर सल्फेट और ये ZnSO4। मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के क्या लिए, विद्युत अपघट्ट विलयन लिए, और भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट में समान प्रबलता की धारा, देखो धारा समान है, तीनों में क्या है धारा 1 एम्पियर, तीनों में समय क्या है समान, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयनों में समान प्रबलता की धारा, समान धारा समान समय तक प्रवाहित की। तो यहाँ पर यदि मैं इन तीनों अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयनों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करता हूँ दोस्तों, तो जो आपके जो इलेक्ट्रोड हैं, जो दिख रहे हैं इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा होगी, वो मात्रा इन विद्युत अपघट्यों के तुल्यांक की भार, किसके भाई, तुल्यांक की भार। आपको पता होगा तुल्यांक की भार क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई होता है। और तुल्यांक की जो भार होता है, उस तुल्यांक की भार को हम कैसे निकालते हैं, सेकंड यूनिट में निकाल के बताया मैंने, भार बटे भार में संयोजकता से भाग देकर, हम ये चीज़ निकालते हैं। जब ये हम नॉर्मलता आपको पढ़ा रहे थे तब ये चीज़ आपको बता दी गई थी। ठीक है, चलो तो तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे, भार में संयोजकता का भाग देके। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयनों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करता हूँ, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करता हूँ, तो क्या होता है दोस्तों, इन इलेक्ट्रोडों पर जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा होती है, इन विद्युत अपघट्यों के तुल्यांक की भार की कैसी होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है सर, समानुपाती। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1 है और तुल्यांक की भार क्या है, E1। इस पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W है और तुल्यांक की भार है E2। इस पर मान लिया W3 है और इस पर मान लिया E3 है ना। तो अगर इसके लिए आपका ये जो नियम अप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, W1 समानुपाती E1, और इसके लिए क्या हो जाएगा, W2 समानुपाती E2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, W3 समानुपाती E3। तो प्रत्येक के लिए ऐसा होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयनों में समान प्रबलता की धारा को समान समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत अपघट्ट के तुल्यांक की भार के कैसी होती है, समानुपाती।
समानुपाती। ये प्रत्येक के अलग अलग थे तो अलग अलग करके मैंने बता दिए, अलग अलग ये नियम अप्लाई करके बता दिया और ओवरऑल लगा के भी मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आपको, चलो ये चीज़ लिख लेना, पहले ये जो चीज़ लिख लेना और इसकी बात कर देना ये वाला है ना, वहाँ पर इसके बात कर देना ये वाला, उसके नीचे एक लाइन और लिख देना, यदि इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा डब्लू व तुल्यांक की भार ई है तब लगा के ये चीज़ आप लिख देना, डब्लू समानुपाती ई। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक आएगा आपका नियतांक, मान लेते हैं वो क्या है आपका के और ये आपका ई। अगर के का मान निकालें तो ये हो जाएगा ई बटे में जाएगा तो डब्लू अपॉन ई बराबर क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ये लाइन लिख देना आप लोग, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये लाइन आप लिख देना। ठीक है, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों में, आप ये लाइन क्या लिखोगे, यदि भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयनों में इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 व तुल्यांक की भार E1, E2 व E3 है, तब इस नियम से देखो, इस नियम से क्या होता है, W अपॉन ई इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। तब अगर इन सब के लिए करें तो देखो W1 और E1 बराबर क्या निकलेगा के, इसके लिए करेंगे तो W2 अपॉन E2 बराबर क्या निकलेगा के निकलेगा, और इसके लिए करेंगे तो क्या निकलेगा W3 अपॉन E3 बराबर क्या निकलेगा के। तो सब के बराबर है, तो ऐसा ना करके हम क्या कर दें, W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2 बराबर W3 अपॉन E3 बराबर क्या कर दो, के कर दो, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये नियम और ये थोड़ा सा व्यंजक टाइप का ये है, ये लिख लेना, ये डायग्राम तो बस केवल समझाने के लिए है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाई मैंने तो आपको फुल मेहनत से समझाया, फुल एनर्जी के साथ समझाया है, तो समझ में आना ही चाहिए। और मेरे साथ जुड़ोगे दोस्तों तो आपको नुकसान बिल्कुल कभी नहीं होने वाला, फ़ायदा आपको जितना चाहे उतना होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, एक बार आपका सपोर्ट चाहिए, अच्छे से दिल से सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिले। भगवान की कृपा से मैं यदि ग्रो का होता हूँ तो आपको ना इतना अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत अच्छे, सबसे आगे मैं आप ही को खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।